जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो मैंने पहली बार आईआईटी का नाम सुना। आपको अगर आईआईटी में जाना है तो आपको कोटा से ही जाना पड़ता है। तो व्हेन यू सी इट विथ योर आईज, अपनी आंखों से जब देखते हो आप, तो यू थिंक, आप सोचते हो कि मैं भी कर सकता हूँ। जेईई के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मेरा एडवाइस ये है, कॉन्सेप्ट तो वही है, दुनिया में कहीं पे भी जाओ सर। इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट स्ट्रेटेजी, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम भी लगता है और एनर्जी भी बहुत लगती है। बट इफ यू कैन डू दैट, अगर आप लिख के रिविजन कर सकते हो तो दैट इज इवन मच बेटर। सिर्फ पेरेंट्स लोग भी समझे कि भाई कोई भी एग्जाम मेरे बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं सर। मैंने ये चीज़ नोटिस की कि दोनों एग्जाम देने वाले ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स तो सेम ही है। तो अगर आपका मेन फोकस अगर सीईटी है, जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, उस एग्जाम के बारे में भी पढ़ो एक बार। मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है कि जो पॉडकास्ट जो रिकॉर्ड हो रहा है बच्चों, पहले हम लोगों ने एचएससी बोर्ड को टारगेट किया था और इसके लिए हमने मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मराठी, फिजिक्स, हर सब्जेक्ट का पॉडकास्ट आपके सामने लेके आ रहे थे। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को जेईई जैसे एग्जाम को भी टारगेट किया जाए, उनको मोटिवेशन मिले और कुछ ट्रिक्स भी मिले कि भाई ये अभी तो पता है सभी को 22 तारीख को पेपर है लगभग, और इस दरम्यान बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। मतलब भाई कभी कभी होता है ना, हमारी अप्रोच तो होती है, मतलब मैं थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में बताऊंगा, औकात होती है, लेकिन भाई हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे औकात वहाँ तक है। ठीक है, तो इसके कारण ही ये पॉडकास्ट जानबूझकर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ताकि बच्चों को अप्रोच मिले, वहाँ तक मोटिवेशन मिले, सेल्फ स्टडी करने का तरीका पता चले, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी बताएंगे। और हम लोग ऐसे गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं कि भाई जो खुद आईआईटीएन हो। हाँ जी, हम लोग ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जो कि खुद आईआईटीएन है। तो आईआईटी में जाना कैसे है भाई, ये बहुत बढ़िया अप्रोच आपको आज मिलेगी, क्योंकि जो आदमी खुद आईआईटीएन हो, खुद पढ़ा रहा हो, और ऐसे कितने सारे बच्चों को आईआईटीएन बनाने के लिए भाई खुद कोचिंग है, कोचिंग में पढ़ाते हैं सर। और ऐसे कितने सारे बच्चे आईआईटी हो सकती है, ट्रिपल ए आईआईटी हो सकती है, एनआईटी हो सकती है, हर जगह पे, जैसे महाराष्ट्र के भी जो टॉपर कॉलेज है वहाँ पे भी पहुँचने के लिए बहुत सारे हेल्प कर रहे हैं। ऐसे गेस्ट को हमने आज इन्वाइट किया है। मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहता हूँ विजय थोरा सर। विजय थोरा सर खुद एक आईआईटीएन है, और एक बताओ भाई, उनके भाई भी आईआईटीएन है सर, बड़े है, छोटा भाई भी आईआईटीएन है। आप समझ सकते हो कि कितनी खतरनाक अप्रोच है। और आज हम लोगों को हर बच्चे को मोटिवेट करना है कि भाई आप डिमोटिवेट मत होना, खुद के अंदर एनर्जी बहुत है, बस सही तरीके से इस्तेमाल करना। और कुछ बच्चे रोना रोते हैं कि भाई मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं है, मेरे फादर हेल्प नहीं कर रहे, और सर खुद एक ऐसे बंदे हैं जो कि बहुत नॉर्मल कंडीशन से आ चुके हैं। मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन समझ सकते हो आप लोग कि हम लोग जो आए ना एकदम मिडल फैमिली, मतलब बहुत ही साधारण परिस्थिति से आए, लेकिन आज भाई 2 भाई आईआईटीएन बन सकते हैं। भाई हम लोग यहाँ पे जानबूझकर ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं कि बच्चों को मोटिवेशन मिले। गांव का बच्चा हो या शहर का बच्चा हो या कहीं कंडीशन बेकार हो, रोना धोना बंद करो, कारण देना बंद करो, बस काम करो, वर्क करो अपने ऊपर, खुद के ऊपर, ताकि आपका जो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो सर सबसे पहले मैं पूरे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब फैमिली की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, सभी बच्चे हमारी फैमिली है, इनके तरफ से सर आपका हम स्वागत करते हैं इस सेशन में। आज के सेशन में हमारा टारगेट होगा कि भाई जेईई, बाद में एडवांस की भी बात होगी, लेकिन कुछ एमएसटीसीटी की भी बातें होंगी, ताकि सभी बच्चों को अच्छी तरह से अप्रोच मिले और उनको उनके मुकाम तक पहुंचने का हमारा मकसद है सर। तो सबसे पहले सर, आप खुद एक आईआईटीएन हो, तो आपको कैसे फील होता है कि मतलब एकदम भाई कि एकदम आप नॉर्मल कंडीशन से एकदम इतने हाई लेवल पे गए, आईआईटीएन, खुद के भाई को भी गाइडेंस करके आईआईटीएन बना दिया, मैं तो यही बोलूँगा। तो आपको क्या फील क्या हो रहा है सर?
अच्छा लगता है जब कोई मुझे ऐसे रेफ़र करता है। पर्सनली जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो मैंने पहली बार आईआईटी का नाम सुना। अच्छा, तो 10 तक पता ही नहीं था? नहीं, 10th तक मुझे पता नहीं था। मेरा मैक्सिमम एम ये था कि जो पुणे में जो सीयूईपी कॉलेज है, मैं उस कॉलेज में एडमिशन लूँगा। फिर मुझे एक अच्छे टीचर थे मैथमेटिक्स के उस टाइम पे, उन्होंने मुझे बताया कि इससे भी बड़ा कॉलेज होता है और अच्छा। इससे भी बड़ी एग्ज़ाम देनी होती है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं फिर तैयारी करते। तो मैंने कोशिश की। मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे संभाजी नगर में रहते हुए सिलेक्शन होना मतलब आम बात नहीं थी उस टाइम पे। और उस समय ज़्यादा करके कोटा में जाना, हाँ, एक अलग फैड था। हर कोई कोटा में जाता था उस टाइम यस, पे। मतलब भैया आईआईटी जाना है तो कोटा। कोटा। ये 15-16 साल पहले की बात है। ओके। तो उस टाइम पे आपको अगर आईआईटी में जाना है तो आपको कोटा से ही जाना पड़ता था। अच्छा। तो मैंने सोचा अभी अपने से उतना होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कोशिश तो अपन कर ही सकते हैं। यस यस, करेक्ट है। तो मैंने कोशिश की, पढ़ाई की। आई स्टिल रिमेंबर द डेज जब मैं पढ़ाई करता था। एंड तक तो मैंने कभी सोचा नहीं, बट जब मैंने खुद मेरा लिस्ट में नाम देखा तो आई कुड नॉट बिलीव इट एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी। आई मीन आई प्रोबेबली फॉर अ लॉन्ग टाइम आई थॉट कि मैं सबसे लकीएस्ट पर्सन हूँ कि जो कि छत्रपति संभाजी नगर में रहते हुए भी आपने मतलब आईआईटी का सपना देखा और उसको पूरा किया आपने। यस, डेफिनेटली। तो ये बहुत बड़ी जीत होती है सर, हासिल होती है। और उसके कारण कहीं ना कहीं आपके भाई को भी मोटिवेशन मिला कि यार मेरा भाई यहाँ पे रह के भी कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। अभी वो होता है ना कि एक सिबलिंग राइवलरी होती है, जैसे भाई भाई में भी कंपटीशन होता है। तो मैं आईआईटी मंडी में पढ़ा हूँ। मैं फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ आईआईटी मंडी के। ओके। वो जब पुराने जो 7 आईआईटीज है, उसके बाद न्यू 8 आईआईटी शुरू हुए थे 2009 में। ओके। तो 2009 में 2 नए आईआईटी शुरू हुए थे, आईआईटी मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और आईआईटी इंदौर जो मध्य प्रदेश में है। यस। तो मैं आईआईटी मंडी में सेलेक्ट हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके। तो भाई का ये था कि मुझे इससे बेटर कॉलेज में जाना है। अच्छा। इससे भी अच्छे कॉलेज। तो वो फिर अपने इंडिया के सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, आईआईटी मद्रास में। आईआईटी मद्रास पे। वाह, क्या बात है सर। क्या आपसे गाइड लेते थे वो? अभी मैं बड़ा भाई हूँ। अब जो स्टूडेंट्स घर में बड़े भाई है या फिर बड़ी बहन है, वो समझते होंगे कि छोटे भाई और बहन को हम गाइडेंस तो बहुत करते हैं, लेकिन सुनते नहीं है। वो मानते नहीं अपनी बात, क्योंकि वो चाहते कि हम आपसे भी बेटर करके दिखा दें। यस, यस। लेकिन मोटिवेशन तो आपका ही मिला सर कि आप आईआईटी में गए, मैं इससे भी अच्छे कॉलेज में जाऊंगा। जैसे हाँ, ये डेफिनेटली था, उसके मन में था कि एक होता है ना कि जब आप अपने सामने किसी को कोई चीज़ अचीव करते हुए देखते हो जो आपको नहीं पता कि ये पॉसिबल है या आप मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बट व्हेन यू सी इट विथ योर आईज, अपने आंखों से जब देखते हो आप, तो यू थिंक, आप सोचते हो कि मैं भी कर सकता हूँ। तो एक आई थिंक वो एक फैक्टर था उसमें। एक बहुत बढ़िया सवाल है सर आपके लिए। अभी आपने बताया कि छत्रपति संभाजी नगर में ना कोई आईआईटी की कोचिंग थी, जाना है भाई आईआईटी मतलब कोटा। उस टाइम पे ऐसा ही था। तो आपने क्यों सोचा कि मुझे यहीं पे पढ़ाना है और यहाँ के बच्चे आईआईटी में जाना चाहिए? ऐसा क्यों मन में क्यों आया सर आपके? मुझे ऐसा लगता है कि जो वक्त एक पहले था कि आप कोटा में रह के ही वो प्रिपरेशन कर सकते थे, वो इन्वायरमेंट कोटा में था। ओके। आज भी है, लेकिन वही टैलेंट, वही गाइडेंस, वही बुक्स या वही गाइडेंस आपको अभी संभाजी नगर जैसे शहर में भी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी मिल सकता है और पॉसिबल है। अब मैं खुद पिछले 10 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। और मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया उनमें से काफ़ी सारे आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, और जो मेरा ड्रीम कॉलेज था सीयूईपी, वहाँ पे भी गए हुए हैं। तो आई थिंक कि अब वो कंडीशन नहीं रही एक वक्त पे जो थी कि आपको कोटा जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टाइम पे लोग समझते थे। अभी उतना ज़रूरत है नहीं। अगर आपके शहर में, आपके आसपास या ऑनलाइन भी थ्रू इंटरनेट, जो इंटरनेट रिवोल्यूशन पिछले 6-7 सालों में इंडिया में हुआ है, तो आपको गाइडेंस आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। यस। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो आप जहाँ हो वहीं पे भी सारा गाइडेंस लेके जो आपके आसपास, यू जस्ट हैव टू सीक आउट। आपको खुद थोड़ा मतलब गाइडेंस लेने के लिए अगर आप कोशिश करोगे,
तो आज ये कंडीशन नहीं है कि आपको कोई गाइड नहीं कर पाएगा, Yes. एवरीथिंग इज अवेलेबल। मतलब मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, जो अभिजीत पेशकर सर है जिन्होंने नेट का पॉडकास्ट लिया है, और सर विजय थोरा सर, ये बहुत अच्छे दोस्त है, और इन दोनों ने मिला के भाई फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट का डर भगा दिया है ये छत्रपति संभाजी नगर में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सर अभी मतलब एक डायरेक्टर ही है सर खुद भी एक क्लास के, अभिजीत सर और भी यशवंत सर भी है, उनका भी हम लोग चाहते हैं कि भाई पॉडकास्ट बना दें। तो सर आपके क्लास आज जो टॉप मोस्ट है, मतलब ऐसे कि छत्रपति संभाजी नगर जिनके दिमाग में आता है तो भाई बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आते हैं कि साकार क्लास में जाना चाहिए, तो ऐसा क्या है सर आपका अट्रैक्शन कि भाई बच्चे बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अलग एनर्जी लेके आते हैं आपकी तरफ, वो कारण क्या है सर? क्या ऐसे टीचिंग में फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट जैसे टफ लगता है, वो टफ आपके पास आने के बाद बच्चे भूल जाते हैं कि भाई फिजिक्स टफ है, वो बोलते हैं कि नहीं फिजिक्स में तो हमको इंटरेस्ट आ रहा है। ऐसे किस लेवल पे पढ़ाते हैं सर आप? ये जो मैजिक है ये एक्चुअली क्लासरूम में होता है। ओके, टू बी ऑनेस्ट मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। फिजिक्स है ना एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है। मतलब फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। यू आर लर्निंग अबाउट द इन्वायरमेंट अराउंड यू, जो आपके आसपास की चीज़ें हैं उसके बारे में आप पढ़ रहे हो, लाइट हो या फिर साउंड हो या फिर हीट हो, दीज आर रियल थिंग्स, है कि नहीं? ये रियल चीज़ है। दिक्कत अपने एजुकेशन सिस्टम में ये है कि जो अपने यहाँ पे जो अप्रोच होता है स्कूल लेवल तक, वो अप्रोच होता है थेरोटिकल। तो हम ऑन पेपर इन चीज़ों को पढ़ते करेक्ट, और ऑन पेपर ही इन चीज़ों को रखते। तो इन चीज़ों को अगर ऑन पेपर ना रखते हुए अगर आप उसको रियल लाइफ में लेके आएंगे, तो अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो ऑप्टिक्स पढ़ते पढ़ते फिर आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जानी चाहिए। लाइक मिरर का रिफ्लेक्शन आपको दिखना चाहिए। Correct. कि आप जब बाइक चला रहे हो तो बाइक का रियर व्यू मिरर में आपको कैसे इमेज दिख रही है, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन की मिरर है, तो ये कॉन्वेक्स है, क्या है पता ये होना चीज़ें चाहिए। रियल। तो जब आप रियल लाइफ से रिलेट करते हो Okay. तो फिर फिजिक्स जितना मुझे नहीं लगता कि कोई और एक्साइटिंग सब्जेक्ट है। फिजिक्स इज़ प्रोबेबली द मोस्ट एक्साइटिंग सब्जेक्ट। अगर आप जेन्युइनली उसमें इंटरेस्ट लेते हो, जेन्युइनली आप में वो क्यूरियोसिटी है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ क्लासरूम में कि ये क्यूरियोसिटी मैं बच्चों में क्रिएट कर पाऊँ, ताकि वो उनको खुद ऐसा लगे कि देयर इज समथिंग दे आर लर्निंग। तो वही मैजिक क्लासरूम में क्रिएट करने का मेरा कोशिश हमेशा रहता है। प्रोबेबली वही चीज़ आई थिंक स्टूडेंट्स को जो अट्रैक्ट करती है। yes. ये मुझे लगता है। नहीं, जैसे अभिजीत सर भी अभी बोल रहे थे, आपके पार्टनर ये हो भी, तो जैसे मैकेनिक्स में हम लोग सर पे टेंशन में बोल देना कि भाई हम लोग नहा रहे भाई तो टॉवेल होना चाहिए, तो टॉवेल एक कैपिलरी एक्शंस करता है, पता होना चाहिए। लेकिन ये देख रहे हैं ना, उस व्यू से देखोगे तो पता लगेगा भाई पानी कब बूंद क्यों बनता है, मतलब ये स्फीयरिकल क्यों बनता है, थोड़ा सा चपटा बनता है। अगर मर्क्यूरी तो स्फीयर क्यों बनता है, तो इसके कारण अगर आप लोग ढूंढेंगे तो मतलब रियल लाइफ में भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। भाई मैं ब्रश कर रहा हूँ तो सर पे टेंशन का कॉन्सेप्ट है, गर्म सूप पी रहा हूँ तो सर पे टेंशन है। कहाँ कहाँ सर पे टेंशन नहीं है। कपड़े धोना है भाई, गर्म पानी में धोना चाहिए, ब्लैंकेट धोते हैं बहुत दिनों के बाद, तो गर्म पानी में क्यों धोते हैं। तो इतने सारे इंटरेस्टेड चीज़ें। अभी कैसा सर अपना दोनों का एक सब्जेक्ट होने के कारण ये बातें तो और भी आगे चलती रहेगी ऐसे ही, और इंटरेस्टेड बनते रहेगी। लेकिन कुछ बच्चों के सवाल होते हैं सर, जो कि हम लोग यहाँ पे सवाल कुछ लेने वाले। आपको कुछ इम्पोर्टेंट भी बताना है बच्चों को, क्योंकि क्या है अभी एग्ज़ाम है, और इस एग्ज़ाम के समय में अगर कुछ इम्पोर्टेंट उनको मिले तो वो रहता ना थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा पुश किया है बच्चों को तो वो आगे बढ़ सकता है। हो सकता है कि वो एडवांस के लिए क्वालिफाई भी हो जाए। और ये सेशन 100% मुझे लग रहा है जो बच्चों की अच्छी स्टडी है और जो बच्चे अच्छे अप्रोच में हैं, उनके अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे नंबर ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटक गए, और उनका अटकना और ये वीडियो देख के भाई उनको पुशअप मिलना और उनका एडवांस में सिलेक्शन होना शायद इस पॉडकास्ट से होगा, मुझे ऐसा लग रहा है सर। तो धीमे धीमे आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। सर जेई के लिए अब जो लास्ट मोमेंट है, क्योंकि अभी लास्ट ही मोमेंट बोल सकते हैं, इसमें स्टूडेंट कैसे अपना फोकस मेंटेन करें, कोई आपको टिप्स बतानी है कि शायद कभी कभी बच्चे नेगेटिव है कि भाई मेरा फिजिक्स में कुछ नहीं होगा, और इस डर के मारे में क्या होने वाला है, जिन बच्चों को 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला बच्चा 20 पे आ रहा है, 25 वाला 20 वाला 15 पे आ रहा है, तो ऐसे बच्चों को हम लोगों को आगे लेके जाना है जो डिमोटिवेट हो गया है सर। ऐसे बच्चों के लिए मेरे पास मतलब मैं कुछ टिप्स डेफिनेटली दूंगा। जो लास्ट
का 1 मंथ होता है या लास्ट के 20 डेज होते हैं। इन अभी तो 20 भी दिन भी नहीं है, 15 हाँ, दिन ही पकड़ सकते हैं, 15 दिन कम का ही दिन है। बताएंगे अपन। तो इन दिनों में कुछ चीज़ों के बारे में आपको ख्याल रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिनों में आप ये बात पकड़ के रखो कि आप कुछ नया चैप्टर, नया टॉपिक या नया कुछ नहीं कर सकते। जो आपने पिछले 1 साल में, 1.5 साल में या 2 साल में जो भी पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप है ना उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि 1.5 साल में, 2 साल में आपने जो भी पढ़ा है वो आपको एग्ज़ाम टाइम में रिकॉल होना चाहिए। तो वो रिकॉल होने के लिए रिवीजन इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो सबसे ज़्यादा रिवीजन करेगा उसको परफेक्ट रिकॉल होगा एग्ज़ाम टाइम में, और वही क्वेश्चंस के आंसर दे पाएगा। होता क्या है ना कि जैसे कोई अपना चैप्टर रह गया, सेक्शन रह गया, तो बच्चे उसको आखिरी में प्रिपेयर करने में इतना टाइम लगा देते कि जो उन्होंने एक्चुअली अच्छा किया हुआ है उसके रिवीजन के लिए टाइम कम बचता है। तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, सर का कहना भाई जो हमारे हाथ में है ना उसको पक्का perfect करो, उसको पक्का और इसके सवाल आने चाहिए। यस, नहीं तो है क्या, नहीं हम लोग जिस गांव का रास्ता पता नहीं है अब इस समय पता कर रहे तो प्रॉब्लम दिक्कत आ आएगी। सकती है, जो हुआ है उसको भी भूल जाओगे। यस, अगर कोई सेक्शन, टॉपिक, चैप्टर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसका वेटेज ज़्यादा है तो मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, यस, तो आप एक काम करो, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है, डेरिवेशंस है और फॉर्मूले है, उतने बस एक बार आप देख लो, उनको नोट कर लो, और उनको जहाँ तक आप थोड़े टाइम में कर सकते हो क्विकली उसको उतने टाइम में कर लो। उसको अगर ज़्यादा टाइम दोगे, स्पेंड करोगे, तो आपका बेनिफिट कम और लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि जो अच्छा किया आपने उसको रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, फिजिक्स की तैयारी को लास्ट मंथ में कैसे स्ट्रीमलाइन करें, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस कैसे करें, अगर वीक एरिया है मतलब जो कि नहीं आ रहा है तो इसके बारे में हाई स्कोरिंग कोई टॉपिक्स होते हैं क्या? कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, छोटा टॉपिक होता है, सेमीकंडक्टर है, मुझे लगता है मुझे इजी लगता है, एक्चुअल में सबको इजी लगेगा नहीं, पता नहीं है, सही बात है। तो ऐसा कुछ हाई स्कोरिंग जो कि पक्के नंबर आने वाले ही है भाई, आ सकते हैं मैक्सिमम। जेई मेंस में क्या है, जेई मेंस में जो आप जेई मेंस के बाद जिस कोर्स के लिए आप आगे एडमिशन लोगे इंजीनियरिंग में, ओके, तो इंजीनियरिंग में मेन फोकस जो होता है वो एप्लीकेशंस पे होता है। ओके, तो आपका एप्लीकेशन कंसेप्ट्स को अप्लाई करने का जो माइंडसेट है वो एग्ज़ाम में टेस्ट किया जाता है। सो एग्ज़ाम पेपर में क्या करते हैं, एग्ज़ाम पेपर सेट जो भी लोग एग्ज़ाम पेपर सेट कर रहे हैं उनका परसेप्शन होता है कि हमें बच्चों का एनालिटिकल और कंसेप्ट एप्लीकेशन चेक करना है। तो वो सिर्फ आपको डिटेल्स नहीं पूछेंगे, डिटेल्स नेसेसरी है, लेकिन डिटेल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सर सरफेस टेंशन के बारे में बात कर रहे थे, तो वाटर का सरफेस टेंशन कितना होता है ये याद रखने से इम्पॉर्टेंट ये है कि सरफेस टेंशन का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, सरफेस टेंशन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, उसका कंसेप्ट का एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू डिटेल्स। डिटेल्स आप डेफिनेटली याद रखो जितने आप याद रख सकते हो, बट मोर देन डिटेल्स यू शुड बी फोकस्ड ऑन एप्लीकेशन। और आखिरी के 20 डेज में ना आपको रिविजन करते टाइम यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन वॉट एवर यू हैव रिटन, जो आपने पहले क्लास नोट्स या जो भी आपने नोट्स बनाए हुए खुद के हैंड रिटन नोट्स, आप उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दो कंपेयर टू बुक्स। क्योंकि जो आपका हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, तो उन नोट्स को देखने से क्या होता है, आपकी रिकॉल कैपेसिटी और बढ़ती है, क्योंकि आपने खुद वो लिखा हुआ है ना, तो आपकी मेमोरी रिफ्रेश होती रहती है जो आपने लिखा हुआ है उसको देखने से। तो इट्स बेटर। पर्सनली मैंने जब प्रिपरेशन किया था तो आई यूज टू राइट एवरीथिंग अगेन, ओके, बट इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट स्ट्रेटेजी, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम भी लगता है और एनर्जी भी बहुत लगती है। बट इफ़ यू कैन डू दैट, अगर आप लिख के रिवीजन कर सकते हो तो इट्स दैट इज़ इवन मच बेटर। जैसे फॉर्मूले लिखे, डेफिनेशंस लिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसी से रिलेटेड आएंगे, फंडामेंटल्स पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आखिरी के 20 दिनों में ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे ये भी पूछते हैं मुझे कि सर लास्ट 15 डेज है, 20 डेज है, तो मैं प्रैक्टिस किस चीज़ के करूँ, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स इतने सारे हैं, यस, तो मैं किस चीज़ की प्रैक्टिस करूँ। तो अभी जेई के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मेरा एडवाइस ये है कि लास्ट 5-6 ईयर्स में जो जेई के पेपर्स हुए उनमें जो PYQs आए ना, आप उन्हीं को अच्छे से फिर से सॉल्व करो, उन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो अभी लास्ट 20 डेज में। सर Because मेरा there इसके is- ऊपर एक क्वेश्चन है, क्या वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या?
कुछ क्वेश्चन होते हैं रिपीट। ओके, और मतलब- कॉन्सेप्ट के ऊपर भी होता है वो। हाँ, और थोड़ा वैल्यू चेंज करके भी आजकल क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और अगर क्वेश्चन रिपीट भी नहीं हुआ तो वो सेम कंसेप्ट पे सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। ओके, मतलब एक तो रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं, कुछ वैल्यू चेंज हो सकती है, यस, या कॉन्सेप्ट तो वही है दुनिया में कहीं पे भी जाओ सर। कंसेप्ट नहीं चेंज होंगे, तो कंसेप्ट change- नहीं चेंज होंगी, प्रोसीजर नहीं चेंज होगी, Okay. टेक्निक नहीं चेंज होगी, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। Okay. सिर्फ क्वेश्चन के जो डिटेल्स है ओके, वो स्लाइटली चेंज होंगे। मतलब बच्चों का फोकस एवरेज आपका कहना है कि क्वेश्चंस को पढ़ना आना चाहिए, मतलब पढ़ना मतलब अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन में पूछा क्या है और दिया क्या है, यस, ये जो बच्चा अंडरस्टैंडिंग करेगा, ये अगर आपकी अप्रोच सही हो तो आप भी अच्छे तरह से नंबर ले सकते हो। यस, डेफिनेटली। यस, कोई हाई स्कोरिंग का टॉपिक बता सकते हैं कि ये टॉपिक करने से फायदा ज़्यादा होगा, आपको क्या लगता है? एक अप्रोक्सीमेटली मेरा पर्सनल ये है कि मैं जो मैंने पिछले पेपर्स का एनालिसिस किया है उस हिसाब से मैंने नोटिस किया है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट दो मेन सेक्शन है फिजिक्स में, एक आपका मैकेनिक्स का सेक्शन है Okay. जिसमें 11 से 12 चैप्टर्स आते हैं Okay. डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू डिवाइड देम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सेक्शन है जिसमें 7 to 8 चैप्टर्स आते हैं। ये दो सेक्शंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा पेपर हो ही नहीं सकता जिसमें इन दो सेक्शन में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हो। ये हो सकता है कि कोई पेपर में मैकेनिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, किसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ज़्यादा आ गए, लेकिन दोनों में से किसी एक के ज़्यादा क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। ओके, एक और बात, ये सारे चैप्टर्स जो है पर इन दो सेक्शंस में वो सब इंटरलिंक्ड है। तो होता क्या है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब सर्कुलर मोशन पढ़ते हो तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत फ्रिक्शन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की भी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। ओके, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स भी पता होना आपको जरूरी है। तो ये सब इंटरलिंक्ड होने के कारण ना मेरा एडवाइस ही रहता है, डोंट फोकस ऑन द सिंगल चैप्टर्स, फोकस ऑन ग्रुप ऑफ चैप्टर्स। मतलब इंटरलिंक होना चाहिए एक दूसरे के साथ। यस, क्योंकि जेई में नंबर ऑफ क्वेश्चन से 25 आपको सॉल्व करने, एग्जाम में 30 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से 25 करने। आई थिंक रिसेंटली उन्होंने ऑप्शनल क्वेश्चंस हटा दिए, अभी सिर्फ आपको 25 ही क्वेश्चन आएंगे और वही आपको सारे सॉल्व करने। ओके, तो अब 25 क्वेश्चन है लेकिन नंबर ऑफ चैप्टर 30 से ज़्यादा है, ओके, तो फिर 25 क्वेश्चन में सारा कैसे कवर होगा? तो यू कैन एक्सपेक्ट कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल चैप्टर के कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। ओके, तो अगर किसी मास को स्प्रिंग लगा दिया और फिर वो मास पानी में भी डूबा हुआ है तो वहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट भी आ गया, ओके, बुयांसी फोर्स, और स्प्रिंग लगाए तो एसएचएम का भी कंसेप्ट आ गया कि वो ऑसिलेट कर रहा है। यस, तो मल्टीपल चैप्टर के कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में अप्लाई होने के चांसेस जेई मेंस में और एडवांस में तो बहुत ज़्यादा है। लाइक एडवांस के क्वेश्चन ही ऐसे बनते हैं कि मल्टीपल चैप्टर्स के कंसेप्ट कंबाइन होके ही आपको एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आएंगे। मतलब एक आधा सवाल आ गया तो अपन ये नहीं बोल सकते कि सर ये सेमीकंडक्टर का सवाल ये है, पर्टिकुलर क्या चैप्टर ये का ही है, oscillation का ऐसा नहीं बोल हो सकते। जैसे कि सुपरपोजिशन म्यूजिक, मतलब साउंड का कुछ भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो सकता है, पता नहीं है। यस, यस, तो कोई क्वेश्चन बोल सकते हैं क्या, मतलब जो प्रोबेबिलिटी आते हैं, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, ये कोई अपना मतलब फिक्स नहीं है कि भाई ये सवाल आएगा या ऐसे तो नहीं बोल सकते, लेकिन फोकस करो भाई ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा कुछ? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो फिजिक्स में ना हर चैप्टर में, हर सेक्शन में या ग्रुप ऑफ चैप्टर्स में एक सेंट्रल थीम होती है या सेंट्रल कंसेप्ट होता है जिसके बारे में आप श्योर रह सकते हो कि यार इसके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही। यस, अगर आप एनएलएम पढ़ रहे हो तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो F = ma का एप्लीकेशन है, ओके, तो अगर एनएलएम पे क्वेश्चन आया तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि उसी पे आएगा। ओके, या फिर सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन का चैप्टर है, हाँ, तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि सेंटर ऑफ मास का फाइंड करने का जो तरीका है उसके ऊपर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो वो जो आप सेंट्रल थीम आइडेंटिफाई करो कि इस चैप्टर की सेंट्रल थीम क्या है, ओके, और तो वो आप पता लगा तो शायद उसके ऊपर Yes. क्वेश्चन बनेगा, और हर चैप्टर में और उसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। लेकिन 2 या 3 सेंट्रल थीम होती है, 1, 2 या 3। जैसे अभी रोटेशनल मोशन है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है रोटेशनल मोशन, उसमें सेंट्रल थीम कौन सी है? 3 है। एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक है टॉर्क और एक है एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। ओके, तो अगर इनमें से क्वेश्चन अगर आया तो इन तीनों के अलावा कुछ और नहीं पूछ सकते, वो आएगा तो इन तीनों में से ही आएगा। फिर उसमें अगर आप PYQs एनालाइज करोगे तो आपको नोटिस होगा कि ज़्यादा क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। यस, करेक्ट है। तो आप PYQ जैसे आप सॉल्व करते हो ना, इसलिए मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि आप लास्ट में PYQs पे ज़्यादा ध्यान दो। यू विल गेट अ फीलिंग कि कहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है।
आप जैसे सॉल्व करते जाओगे ना, खुद ब खुद आपको भी फील होने लग जाएगा कि अरे यार ये कॉन्सेप्ट पे तो बार बार क्वेश्चन दिख रहा है, तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि इसी कॉन्सेप्ट पे फिर से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एवरी ईयर आई हैव सीन, आई मीन 25 क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सरप्राइज करेंगे। विदाउट एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कोई एग्जाम होती नहीं है। तो देर विल ऑलवेज बी एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, बट व्हेन इट कम्स टू जेई एंड नीट यू कैन फेयरली प्रेडिक्ट कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ, आप डेफिनेटली पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि इसी में से आएगा या इसी में से आएगा, बट एक फेयर प्रेडिक्शन आप बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि लास्ट 5 ईयर्स में पेपर्स कैसे आए। जैसे अभी मैंने देखा आखिरी के 2 साल में SHM और वेव्स पे क्वेश्चन थोड़े कम है वेव्स पे, लेकिन वेव्स का टॉपिक वैसे है भी काफ़ी इजी, बट लेकिन वेव्स पे भले ही कम हो, लेकिन वेव से रिलेटेड जो टॉपिक है जैसे वेव ऑप्टिक्स हो गया या वेव के इक्वेशंस AC सर्किट्स में भी अप्लाई होते हैं, तो रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा। तो यू कांट से कि नहीं यार इसमें से क्वेश्चन नहीं आया तो ये नेसेसरी है कि नहीं। अब वेक्टर्स हो गया, वेक्टर्स के चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन तो आने की संभावना कम है, लेकिन बिना वेक्टर्स के आप काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते फिजिक्स में। यू नीड दैट नॉलेज। सर आप नीट भी पढ़ाते हो, JEE भी पढ़ाते हो? यस, करेक्ट है। तो दोनों में क्या अंतर है? आपको क्या लगता है कि नीट में इजी क्वेश्चन आते हैं और JEE में थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन आते हैं? क्या लगता है आपको? दोनों में अंतर ये है कि दोनों एग्ज़ाम्स जिस स्ट्रीम्स के लिए सिलेक्शन हो रहा है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नीट एग्ज़ाम में जो सिलेक्शन होता है वो MBBS के सीट के लिए होता है और JEE का जो है वो इंजीनियरिंग के लिए। तो एक्सपेक्टेशन क्या है? इंजीनियरिंग में एक्सपेक्टेशन है एप्लीकेशन, तो आपको रुकना है, सोचना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और आपके पास फेयर अमाउंट ऑफ टाइम होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मेडिकल फील्ड में MBBS जो डॉक्टर बनेगा उससे एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो क्विक थिंकर होना चाहिए, उसको इमीडिएट सोच के आंसर देने की उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसका मेमोरी अच्छा होना चाहिए क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है अबाउट ह्यूमन बॉडी एंड अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। तो एग्ज़ाम भी वही उसी तरीके से सेट किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल नीट के एग्ज़ाम में आप बोल सकते हो कि योर कैपेसिटी टू रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। JEE में आप चाहे कितनी भी चीज़ें याद रखो, लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते तो उसका उतना बेनिफिट नहीं होगा। तो क्वेश्चंस अगर आप साइड बाय साइड ऑब्जर्व करोगे तो नीट के क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो टू द पॉइंट होते हैं, डायरेक्ट, कि आपको डायरेक्टली पूछेंगे कि ये क्या होता है बताओ, सिंपल, राइट। तो जैसे अगर आपको पूछेंगे कि बताओ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्या डेफिनेशन है, डायरेक्टली पूछेंगे और नीचे 4 ऑप्शन होंगे। वैसा क्वेश्चन आप JEE में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। JEE में आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट अप्लाई करके ये इसका आंसर फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो एप्लीकेशन बेस्ड में क्या है, 2-4 स्टेप्स आपको खुद को करने पड़ते हैं, फिर आंसर आता है। नीट में क्या है, टू द पॉइंट, ये है तो ये बताओ, इसका नाम क्या है बताओ, इसका यूनिट क्या है बताओ, इसके डायमेंशंस क्या है बताओ, इसका मतलब क्या है बताओ, टू द पॉइंट। JEE में क्या है, ये वो पूछा है तो बताओ ये क्या होगा, तो आपको सोच के वहाँ पहुँचना है ना। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 एग्जाम्स। और बाकी डिफरेंस जो एग्ज़ाम का है पैटर्न का, कि आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटे का टाइम होता है 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए JEE में। नीट में आपके पास 1 घंटे में आपको 45 क्वेश्चन करने, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो नेचुरली फिर क्वेश्चंस की जो साइज़ होती है वो थोड़ी छोटी होती है। ये डिफरेंस है नीट और JEE में, JEE मेंस में। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल है सर, अभी तो कोई टेस्ट तो दे नहीं सकता, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को मैं हटा ही देता हूँ, क्योंकि टेस्ट देने का टाइम आपको लगता है क्या देना चाहिए इस समय? टेस्ट मैं उन बच्चों को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि जिन्होंने रिवीजन पूरा किया हुआ है ऑलरेडी, जिन्होंने सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं और जो फेयरली कॉन्फिडेंट है कि मैंने ऑलरेडी रीजनेबल स्टडी किया हुआ है, अब मुझे एग्ज़ाम को फेस करने का जो मतलब एग्ज़ाम को मैं कैसे फेस करूँ वो मुझे डेवलप करना है, मतलब वो एकदम लास्ट स्टेज पे प्रिपरेशन के। तो उनको ये इम्प्रूव करना है कि मैं एग्ज़ाम के 3 घंटे में मैं कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दूँ, मैं कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन पहले करूँ, या फिर किस तरीके से मैं वो 3 घंटे को मैनेज करूँ जिनको इस पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि उनका स्टडी हो चुका है ऑलरेडी। तो वो उन बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सारे बच्चे जिनका प्रिपरेशन या रिवीजन पूरा नहीं हुआ है
वो सिर्फ एग्ज़ाम ही देते रहेंगे तो रिवीजन रह जाएगा, और एग्ज़ाम में भी उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस करने जाएंगे उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इट विल बी नॉट दैट यूज़फुल। तो मैं रिकमेंड ऐसे करता हूँ बच्चों को, भाई अगर तुम्हारी रिवीजन पूरी हुई है, तुमको लगता है, तो तुम डेली एक एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम को एनालाइज करो और उस बेसिस पे डिसाइड करो कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है। तुम्हारा रिवीजन अगर नहीं पूरा हुआ है, यू थिंक कि नहीं मुझे बैठ के सब पढ़ना लिखना ज़रूरी है अभी, तो टेक अ मोमेंट, एक स्टेप बैक लो। रोज एक एग्ज़ाम मत दो, हर 4 दिन में एक एग्ज़ाम दो या 5 दिन में एक एग्ज़ाम दो, है कि नहीं? सर एक सवाल है, जैसे कि CET और JEE, इसमें से इंजीनियर बनते हैं लोग। यस। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में कि CET देना चाहिए, JEE, या दोनों देने से भी फ़ायदा है? आपका ओपिनियन बताना है सर इसके बारे में। मेरा ओपिनियन इस बारे में ये है कि आपको दोनों एग्ज़ाम देने चाहिए। आपको प्रिपरेशन करते टाइम काफ़ी सारे बच्चों में ये भावना होती है कि मैं अगर JEE मेंस का प्रिपरेशन करूँगा तो मेरा CET का प्रिपरेशन भी उसके साथ साथ हो जाएगा। उसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन हर एग्ज़ाम का एक अप्रोच होता है। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना, तो आपको आपका माइंडसेट भी उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ढालना पड़ता है। इवन JEE मेंस के एग्ज़ाम और JEE एडवांस के एग्ज़ाम में भी काफ़ी डिफरेंसेस है। तो आप नोटिस करोगे, एक मैं फनी चीज़ आपको बताता हूँ। मैंने जब प्रिपरेशन किया था 2009 में, मैंने जब एग्ज़ाम दिया, तो मेरा फोकस स्टार्टिंग में तो एडवांस का था। उस टाइम पे IIT JEE कहते थे एग्ज़ाम को। लेकिन लास्ट में जैसे मैंने बोला कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा तो मैंने लास्ट के 3-4 मंथ्स में मेरा स्ट्रेटेजी चेंज किया, एंड आई फोकस्ड कम्प्लीटली ऑन AIEEE विच वॉज JEE मेंस बैक देन। उसको AIEEE बोलते थे, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो AIEEE में मेरा ऑल इंडिया रैंक 4000 है, और IIT JEE में मेरा ऑल इंडिया रैंक 8000 है। क्योंकि मेरा फोकस AIEEE था लास्ट में, एडवांस नहीं था। और उस टाइम पे ऐसा था कि यू डिड नॉट नीड टू क्लियर JEE मेंस टू गो फॉर एडवांस, आप दोनों एग्ज़ाम दे सकते थे। अब मैंने ये चीज़ नोटिस की कि दोनों एग्ज़ाम देने वाले ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स तो सेम ही है, क्योंकि उस टाइम पे कोई क्वालिफाइंग कंडीशन नहीं थी ना। तो सारे बच्चे AIEEE भी देते थे और IIT एडवांस भी देते थे, मतलब IIT JEE। तो मेरा एक एग्ज़ाम में रैंक 8000 और एक में 4000। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा फोकस उस पर था। करेक्ट है। तो और मेरे भाई का मैं एग्जांपल देता हूँ, उसने 3 साल बाद उसने एग्ज़ाम दी, तो उसका फोकस सिर्फ IIT था, मेंस नहीं था। तो उसका उल्टा है, उसका IIT में 3000 रैंक है और मेंस में 6000 रैंक है, बिकॉज ऑफ दैट स्लाइट डिफरेंस कि आपका मेन फोकस। तो अगर आपका मेन फोकस अगर CET है तो यू शुड बी वेरी सीरियस। तो आपका अप्रोच, आपका स्टडी का पैटर्न, आपकी रिवीजन, एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड बाय इट। क्योंकि एग्ज़ाम की नीड ऐसी है, क्योंकि डिज़ाइन अलग अलग है ना एग्ज़ाम का। अब सेम प्रिपरेशन आप स्टेट बोर्ड में भी नहीं कर सकते, कि स्टेट बोर्ड में तो और डिफरेंट रिक्वायरमेंट से आपको लिखना पड़ता है बहुत कुछ, राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो ना, उस एग्ज़ाम के बारे में भी पढ़ो, एक बार समझो उस एग्ज़ाम को कि ये एग्ज़ाम कैसी होती है, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि इस एग्ज़ाम की मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, और वैसे फिर आपको खुद को ढालना पड़ता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे तो लग रहा है सर, ये जो चल रहा है हमारा डिस्कशन, ये पेरेंट्स लोगों ने भी देखना चाहिए, क्योंकि आप जो अप्रोच बता रहे हो, शायद इससे पेरेंट्स लोग भी समझे कि भाई कोई भी एग्ज़ाम दे रहे बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल रहे सर। तो ये पेरेंट्स के लिए भी मुझे लग रहा है कि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स ने भी ये समझना चाहिए कि बच्चों का एट ए टाइम अलग अलग चीज़ों का प्रेशर, ये होना ही चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो शायद इससे बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हो सकती, पेरेंट्स भी कुछ क्लियर कर सकते कि भाई ऐसा नहीं होता है। यस, और आप खुद इसमें से गए हो, गुजरे हो, तो एक अपना का खुद का जो भी प्लान है वो प्लान बता रहे कि भाई मेरा प्लान ये था तो मुझे इसी में सक्सेस मिला, ये प्लान नहीं था मुझे सक्सेस कम मिला, इसमें इसका कारण क्या है, तो वो भी आपने बताया। जैसे आप और अपने भाई का दोनों का भी एग्जाम्पल बता रहे, तो ये बहुत पेरेंट्स लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचना बहुत ज़रूरी है बच्चों। नेक्स्ट सवाल है सर, JEE फिजिक्स में मैकेनिक्स का वेटेज हमेशा ज़्यादा होता है, तो इस टॉपिक के लिए स्टूडेंट ने कैसे तैयारी करनी चाहिए? मैकेनिक्स के लिए मेरा एडवाइस बच्चों को ये रहता है कि
जो मैकेनिक्स का जो फाउंडेशन है, काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, ये फाउंडेशनल टॉपिक्स है, तो ये आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। मैंने बचपन में एक छोटी सी स्टोरी सुनी हुई है कि अगर किसी को कुल्हाड़ी से अगर कोई पेड़ तोड़ना है और आप उसके पास अगर तीन घंटे, तो उसको 2 घंटे कुल्हाड़ी को शार्प करने में पहले खर्च करने चाहिए, तो वो 1 घंटे में पेड़ तोड़ सकता है। लेकिन अगर आपकी कुल्हाड़ी शार्प नहीं है तो आप 3 घंटे भी तोड़ते रहोगे, पेड़ नहीं टूटेगा। तो फाउंडेशन जो है आपका, जो आपको लगता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको पहले अच्छे से पॉलिश करो। वो अगर क्रिस्टल क्लियर होगा तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप एनएलएम और फ्रिक्शन को अच्छा प्रिपेयर करोगे तो वर्क एनर्जी एंड पावर और सर्कुलर मोशन आप बहुत जल्दी समझ पाओगे। लेकिन एनएलएम फ्रिक्शन को आप जल्दबाजी में ख़त्म करोगे तो आगे के टॉपिक में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं भी बोलता हूँ, सीईटी की तैयारी करते हैं हम लोग बच्चों से, प्रॉब्लम क्या होता है सर, बच्चों 11th ईयर इज़ द रेस्ट ईयर मानते हैं। मतलब ठीक है, नीट JEE वाली करते हैं सर, लेकिन जो नॉर्मल सीईटी वाली जो बच्चे 11th ईयर इज़ द रेस्ट ईयर, 12th में आके पढ़ाई करना चालू करता है। अब उसको 11 का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पता नहीं तो 12th में कैसे सीखेगा। एक्चुअली 11th ईयर रेस्ट ईयर नहीं, 11th ईयर ज़्यादा हार्डवर्क का ईयर होना चाहिए, क्योंकि उससे तो आपका 12th का ईयर रेस्ट ईयर बन जाएगा। ये वही तो है ना, मतलब बच्चों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ से आया, कूलम्स लॉ कहाँ से पता ही नहीं है, ग्रेविटेशन लॉ पता नहीं, वो तो 11th में पढ़ा रहे हैं अपन। और वो 12th में जाने के बाद उनको समझाएंगे तो पॉसिबल है क्या, तो नहीं है। नहीं। तो सिंपल सी बात, मेरा भी सर का और मेरी दोनों की एक ही अप्रोच है कि कोई भी हालत में बेसिक पे ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए, ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए। उससे आप लोगों को, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मुझे पोटेंशियल निकलना है, वर्क अपॉन चार्ज। अब एक्चुअली ये फार्मूला मैंने एक टाइम यूज़ किया है यूनिट एंड मेजरमेंट में, डायमेंशन निकालने के लिए, यूनिट निकालने के लिए। अब अगर वहाँ पे फार्मूला पता रहता तो क्या मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई सोचने का, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब बच्चों को ये प्रॉब्लम रहता है कि ये फार्मूला कहाँ से, मैं एक बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ये तो मतलब फिजिक्स की बहुत बेसिक चीज़ होगी। इसीलिए पहला हर टॉपिक, हर फार्मूला आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप 12 के समझ रहे हो, ठीक है ना। और इसमें तो JEE में तो कोई भाई 11 12 कुछ नहीं है, जो है भाई ये सिलेबस है। हाँ, पूरा सिलेबस वो एक ही है। यस, जैसे सीईटी में तो होता है कम से कम, इधर तो कुछ नहीं है ऐसा। नेक्स्ट सवाल है सर, क्या आपके पास कोई स्पेशल ट्रिक है जो स्टूडेंट को न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इफिशिएंसी है, उनकी स्पीड बढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या सर? अब मैं बच्चों को इस चीज़ में ऐसे एडवाइस करता हूँ कि आप जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक सेट नंबर ऑफ स्टेप्स है, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना चाहिए। पहला स्टेप ये होना चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़ के आप पहले सिचुएशन को समझो। आप फिजिक्स के क्वेश्चन में देखोगे हमेशा कोई एक सिचुएशन डिस्क्राइब किया होता है। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है तो कार ए इज़ फॉलोइंग कार बी, समथिंग लाइक दैट। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है तो कोई पुलिस का स्ट्रक्चर होगा या कुछ सिचुएशन डिस्क्राइब की होगी। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल में एक सिचुएशन को डिस्क्राइब किया होता है, तो पहले उस सिचुएशन को समझो कि सिचुएशन क्या है। ऐसे क्वेश्चन को एक बार आपने पढ़ा, यूजुअली 99% केसेस में अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हो तो आप सिचुएशन समझ जाओगे कि ये दिया हुआ है, यहाँ से एक मास ऐसे स्ट्रिंग से लटका हुआ है या चार्ज ऐसे फील्ड में रखा हुआ है, समथिंग लाइक दैट। एक बार आपको सिचुएशन समझा, एक बार पढ़ के फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वो एक्सट्रैक्ट करना है। अ लॉट ऑफ टाइम्स स्टूडेंट फॉरगेट और मतलब वो डेटा एक्सट्रैक्ट करने में उनसे गलती हो जाती है। कि भाई ये वैल्यू दी है, वो वैल्यू दी है, उसको पहले नोट करो। यूजुअली क्या होता है, डेटा पॉइंट्स कितने होते हैं आपके पास, 2, 3 या 4। जितने ज़्यादा डेटा पॉइंट्स होंगे उतना बेहतर, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना, मान के चलो ये उतना ईजी होगा क्योंकि उतना डेटा दिया है ना उसमें। डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है जो छोटा होता है, जिसमें डेटा पॉइंट्स कम दिए। अब कम डेटा से आंसर निकालना डिफिकल्ट है, ज़्यादा डेटा से आंसर निकालना उल्टा इजी है। तो बड़ा क्वेश्चन दिख जाए तो डरो मत, उल्टा वो इजी क्वेश्चन है इसलिए वो बड़ा दिया हुआ है, उसमें डेटा बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी भाई, तो इजी है। गिवन डेटा ज्यादा है तो हमको डायरेक्ट आंसर निकालने में आसानी होती है। यस, मतलब फार्मूला में वैल्यू पुट अप करके डायरेक्ट निकालना है। और डेटा कम है तो आपको उसमें से जो वेरिएबल था उसका हम लोगों को वैल्यू निकालना पड़ती है, तो ज्यादा सोचना पड़ता है उसमें, क्योंकि डेटा आपको कम दिया ना। तो पहले डेटा निकालो, सिचुएशन समझो, डेटा निकालो और फिर पिन पॉइंट करो कि क्या फाइंड करना है।
और एग्जाम में ना क्वेश्चंस में क्लियरली मेंशन करते हैं कि इस चीज़ को फाइंड करो। अब आपके सामने है क्या फाइंड करना है और एक साइड में है डेटा, एंड देन थिंक अबाउट कि इन दोनों में लिंक क्या है, विच कंसेप्ट लिंक्स द टू, विच फॉर्मूला, विच कंसेप्ट, विच लॉ, विच थ्योरम। तो एग्जाम में अगर दिया है कि फॉर एग्जांपल मोमेंटम दिया है, वो चेंज कितना हुआ, फिर उसके बाद टाइम इंटरवल दिया है, ठीक है, और आपको पूछा है कि फोर्स कैलकुलेट करो। अब आपके सामने है फोर्स और एक तरफ है मोमेंटम का चेंज और टाइम। अब इन दोनों को लिंक करने वाला कंसेप्ट कौन सा है, F इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम अपन चेंज इन सेकंड लॉ, बस आप उसमें वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। यस यस। लेकिन वो क्लिक होने के लिए वो डेटा और आपको क्या फाइंड करना है, ये चीज़ें आपके आंखों के सामने क्लियर होनी चाहिए। यस। जब तक ये चीज़ें आपके आंखों के सामने नहीं होगी कि क्या डेटा गिवन है और क्या मुझे फाइंड करना है, तब तक आप उन दोनों के बीच का लिंक फाइंड नहीं कर सकते। अब उन दोनों के बीच का लिंक या तो फॉर्मूला होगा, या तो डेफिनेशन होगी, या कोई लॉ होगा, या कोई थ्योरम होगा। अगर वो आपने रिकॉल कर लिया, अगर आपने वो पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको रिकॉल होगा। और मेरा एडवाइस बच्चों को रहता है कि थोड़ा सा अगर इमीडिएटली नहीं भी रिकॉल होता है तो थोड़ा दिमाग पे स्ट्रेस डालो, थोड़ा कोशिश करो। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, खुद को अपने आप को फोर्स नहीं करोगे याद करने के लिए, तो वो चीज़ बार बार याद नहीं रहेगी। बच्चों ने भी नोटिस किया होगा इस चीज़ को कि फिजिक्स के क्वेश्चन जब आपको अटकते और इमीडिएटली अगर आप उसका सॉल्यूशन देख लेते हो ना, तो नेक्स्ट टाइम वही क्वेश्चन फिर से अटकने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आपने इमीडिएटली पीछे आंसर देख लिया, तो आपने दिमाग पे जोर डाला ही नहीं उस चीज़ को याद करने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ उतनी अच्छे तरीके से याद, और जिस क्वेश्चन पे बच्चों ने ज़्यादा टाइम लगाया, एफर्ट लगाया, दिमाग लगाया ना, वो डेफिनेटली वो चीज़ याद रहती ही रहती है। मतलब उसको रिवीजन ना करते हुए भी याद रख सकते हैं। डेफिनेटली रहती है। मुझे ये सवाल, यही तो सवाल नहीं आया था, क्योंकि उसने कोशिश की ना उसको याद करने की। करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है सर, फिजिक्स में कैलकुलेशन एरर ज़्यादा होते हैं कैलकुलेशन करते समय, तो उसको अवॉइड कर सकते क्या? क्योंकि क्या होता है एग्जाम के टाइम पे प्रेशर बहुत होता है और इसमें फिजिक्स का डर ज़्यादा मतलब पहला सवाल क्या है कि एक तो प्रेशर है और फिजिक्स के कारण भी प्रेशर है, और मुझे लगता है कि मैथ पहले करते होंगे, केमिस्ट्री पहले करते होंगे, लास्ट में फिजिक्स करते, थक जाते हैं हम लोग ऑलरेडी, और इसमें और भी प्रेशर बढ़ गया है। तो ये सब इफ़ेक्ट करती है और इसके कारण कैलकुलेशन हमारे गलत होते हैं। तो कोई ऐसा है क्या भाई, कैलकुलेशन करना ये मेथड है, या कोई पेपर फिजिक्स का पहला करना चाहिए? आपको क्या लगता है उसके बारे में? मेरा इस पे एडवाइस ये रहता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स मैं भी काफ़ी करता था सर। जब मैंने जब फिजिक्स 11-12 में पढ़ना शुरू किया ना, तो मेरे से काफ़ी मिस्टेक्स होती थी और मेरे टेबल्स याद नहीं थे। अच्छा, तो वैसे तो अभी भी उतने याद नहीं है लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए मैंने एक चीज़ समझी, वो ये कि मैं कैलकुलेशन फास्ट करने के चक्कर में ना बीच बीच के स्टेप्स स्किप करता था। देन आई रियलाइज़ कि इसी चीज़ से मिस्टेक हो रही है और मुझे वापस सॉल्व करना पड़ रहा है। तो बेस्ट है मैं किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करूँगा, आई विल गो स्टेप बाय स्टेप। अब स्टेप बाय स्टेप जाने से आपको लगेगा कि सर इतना स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। करेक्ट। लेकिन याद रखो, वो अगर गलत हो गया या उसको रीचेक करने में, फिर से करने में ज़्यादा टाइम जाता है। इट्स बेटर कि आप स्टेप बाय स्टेप जाओ, हर स्टेप को केयरफुली करो, कॉन्शियसली, जल्दबाजी में मत करो। किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में करने में और फास्ट करने में फ़र्क होता है। फास्ट जब आप करते हो तो यू आर इन कंट्रोल, जब आप जल्दबाजी में करते हो यू आर नॉट इन कंट्रोल, तो यू डोंट नो व्हाट विल हैपन। लेकिन जब आप फास्ट करते हो यू आर कॉन्फिडेंट, यू नो। तो इन दो चीज़ों में डिफरेंस है। आपको फास्ट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो फास्ट करने में स्किप नहीं करना है किसी भी स्टेप को, और डेसिमल पॉइंट, 10 की पावर्स, इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। और जितना आप, और कॉन्फिडेंस जो कैलकुलेशन में है ना, वो करेक्ट आंसर्स आने से ही बिल्डअप होता है। आप एक बार कैलकुलेशन करोगे, अगर आपसे, अब देखो मैंने अगर कोई क्वेश्चन अभी भी अगर मैंने किया और मेरे से गलती हो गई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के टाइम आई विल बी लेस कॉन्फिडेंट अबाउट माई आंसर, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में गलती हुई थी ना। लेकिन अगर मेरे पिछले क्वेश्चन में गलती नहीं हुई तो अगले में मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहूँगा, क्योंकि भाई मेरा करेक्ट आ रहा है, क्योंकि पिछली बार करेक्ट आया था, तो इस बार आने के चांसेस कम। और एक सवाल है सर इसी के ऊपर, मुझे आपसे पूछना है कि क्या पहले इजी सवाल करने चाहिए? डेफिनेटली। और बाद में जो आपको लगता है कि भाई इसमें टाइम वेस्टेज हो सकता है, मेरा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप क्या करो, एग्ज़ाम पेपर को है ना, दो
राउंड में सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे मैं एक समझाता हूँ आपको एग्जांपल। आपके पास 1 आवर है और आपने पहले 2 घंटे में मैथ्स और केमिस्ट्री किया। लेट अस से 1 आवर या लेस देन 1 आवर है फिजिक्स के क्वेश्चंस करने के लिए। तो 2 राउंड में आप कैसे कर सकते हो? 2 राउंड में आप हाफ एन आवर डिवाइड करो। पहले राउंड में आप क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई करो, और अगर पहले अटेम्प्ट में आंसर आया तो ठीक, नहीं तो इमीडिएटली सेकंड क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाओ। डोंट डबल थिंक या फिर उसके पीछे मत पढ़ो इमीडिएटली, क्योंकि पहले अटेम्प्ट पे नहीं आया ना वो आंसर। और दूसरी बात होती है ना, जैसे मेरा टफ टॉपिक है तो उसको रहने दो क्वेश्चन। हाँ, मतलब आप क्वेश्चन को पढ़ो, अगर इमीडिएटली आ जाता है आपको अटेम्प्ट करने से तो ठीक, नहीं तो आप गिल्टी मत फील करो कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्यों गया, पिछला क्वेश्चन मुझे नहीं आया। इट्स ओके। दूसरा भी वैसे ही करो, तीसरा भी वैसे करो। इससे क्या होगा, आप जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चन पे जा रहे हो। अब सोचो आपने 5 क्वेश्चन ऐसे किए और 5 में से आपको एक ही आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले 5 करो, अगले 5 करो। 25 क्वेश्चन करने में आपको आधे घंटे से भी कम टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा। 25 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट आएंगे आपके, कितने आंसर्स रीजनेबली आ जाएंगे? मे बी 4 आएंगे, मे बी 5, मे बी 6, डिपेंडिंग अपॉन पेपर का डिफिकल्टी लेवल और आपका प्रिपरेशन लेवल, वो वेरी करेगा नंबर। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले 25 में से 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन एक बार आपने कर लिए। अब आधे घंटे में आपने बेसिक क्वेश्चंस तो कर लिए ना, तो यू बिकम कॉन्फिडेंट। अब आपको लगता है कि चलो मेरे जो हाथ में जो मार्क्स थे अभी आ गए, अभी जो बचा हुआ आधा घंटा है, अब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है, क्योंकि आपने वो एक बार अटेम्प्ट किया है ना, तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कौन सा क्वेश्चन सेकंड अटेम्प्ट में आ सकता है और कौन सा क्वेश्चन सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं आएगा। और वो कॉन्फिडेंस भी जो डेवलप होता है ना, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा एक पॉजिटिव थिंकिंग। और फिजिक्स के कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा और मुझे नहीं आया फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन जब मैं आधे घंटे बाद फिर जाऊंगा ना, तो माइंड है ना उसको रिकॉल कर लेता है, आ जाता है आपको आंसर। यू डोंट इवन नो कि आपको कैसे आया, पहले अटेम्प्ट में नहीं आया था ना, क्योंकि आपने टाइम दिया ना उसको एक आधे घंटे का। तो माइंड अनकॉन्शियसली काम करता रहता है कंटिन्यूसली। तो आप उसको उसमें गिल्टी मत फील करो कि मैंने क्वेश्चन पीछे छोड़ दिया, ऐसे नहीं। आपको क्वेश्चन आपने पहले राउंड में आधे घंटे में वही क्वेश्चन सॉल्व करने जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर आ जाता है, और अगले आधे घंटे के सेकंड राउंड में यू गो बैक फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू ओनली अटेम्प्ट दोज विच यू थिंक कि रीजनेबली मैं सेकंड थर्ड अटेम्प्ट करूंगा तो मुझे आ जाएंगे। तो ऐसे 2 राउंड में अगर करोगे तो मुझे लगता है अगर आप पहले राउंड में 7-8 और दूसरे राउंड में 7-8 क्वेश्चन करते हो, तो फिर भी आप 15-16 क्वेश्चन कर रहे हो। और 15-16 क्वेश्चन इट्स अ गुड स्कोर इन फिजिक्स, नॉट अ बैड स्कोर। इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व 20, तो फिर तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आएगा। मतलब 25 में से अगर 20 करते हो आप सॉल्व। सर, जेईई एस्पिरेंट के लिए आपका कोई मोटिवेशनल मैसेज क्या होगा, और उनको लास्ट टाइम है अभी, तो इस समय क्या हेल्प कर सकते हैं सर? क्योंकि इसी पॉडकास्ट से ही हम लोग हेल्प कर सकते हैं। अभी तो किसी को तो डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं कर सकते, तो एक मैसेज भी देना है और एक हेल्प करनी है, ताकि उनको लगे कि यार ये मेरा लाइफ चेंज सेंटेंस हो सकता है सर, कुछ ऐसे। मेरा मैसेज बच्चों के लिए यही है कि आपके ज़िंदगी के पड़ाव में ये सबसे पहला बड़ा चैलेंज है आपके सामने। टिल नाउ यू वर ओनली इन स्कूल, और आपसे पेरेंट्स के या फैमिली के जो एक्सपेक्टेशंस थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे जितने कि पहली बार आप महसूस कर रहे हो कि एक रियल टास्क आपके सामने है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है और अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाना है। तो आई नो फॉर योर एज द टारगेट इज़ प्रिटी मच हाई, बड़ा टारगेट है, आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो मुझे लगता है कि आपको है ना इस पॉइंट पे ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर में सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट थिंक अबाउट द नेक्स्ट 1 वीक, नेक्स्ट डे या फिर एग्ज़ाम। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, जो मार्क्स आएंगे, उसके बाद आगे का डिसीजन हम बाद में कर सकते हैं। राइट नाउ यू शुड ओनली बी फोकस्ड ऑन योर स्टडीज़, रिविजन, एग्ज़ाम। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि आगे के बारे में सोचते हैं, उसमें भी टाइम जाता है, उसमें भी स्ट्रेस बढ़ता है, बट यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर योर फ्यूचर ना, सो फार इन द फ्यूचर। आपको क्या पता कि 1 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा। लाइफ टेक्स इट्स ओन टर्न। जैसे मैंने जब एग्ज़ाम क्रैक किया तो आई हैड दिस इम्प्रेशन कि अभी मैं IIT में चला जाऊंगा तो फिर एवरीथिंग विल बी वेरी इजी, एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी। तो मैं पहले सेमेस्टर में ही मुझे समझ में आ गया कि जितना पढ़ाई मैंने IIT में आने के लिए किया है, प्रॉबेबली उससे कई ज़्यादा पढ़ाई मुझे यहाँ से जाने में करना पड़ेगा, एंड आई डिड दैट। तो देन आई रियलाइज़ कि जो हमें एक इम्प्रेशन मिलता है कि बस
10th का स्टैंडर्ड है बेटा पढ़ो, फिर 11th-12th में कोई टेंशन नहीं, फिर कहते हैं कि इस बेटा 12th है बस इतना पढ़ो, फिर आगे जाके कोई टेंशन नहीं। लेकिन कॉलेज में जाके आपको पता चलेगा कि वहाँ पे भी आपको पढ़ना ही है, और फिर प्रोफेशनल लाइफ में जब आप आओगे तब भी आपको मेहनत करनी ही है। सो डोंट थिंक कि बस इतना ही है, ऐसा नहीं। दिस शुड बिकम पार्ट ऑफ योर नेचर। एवरीडे स्ट्रगल स्टडी शुड बिकम योर लाइफस्टाइल, कि आज मुझे सुबह उठ के शाम तक आज मुझे मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, फाइट करना है, मेहनत करनी है। इट शुड बिकम योर लाइफ, इट शुड बिकम एज नेचुरल एज ब्रीदिंग। तो जैसे सांस लेने में आपको कभी मेहनत करनी पड़ती है नहीं, तो पढ़ाई करने में भी आपको मेहनत की महसूस नहीं होनी चाहिए कि मैंने आज बहुत मेहनत की, मैंने 8 घंटे पढ़ाई की। अरे 8 घंटे सांस भी ली ना तो उसमें कहाँ मेहनत थी। तो इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू जस्ट स्टडी। सर एक बहुत ही अहम सवाल है सर, आप जैसे होता है ना कि भाई मुझे मेरा भाई का सपना कंप्लीट करना है, माँ बाप का करना है, तो आपने जो आईआईटी किया था या आईआईटी की आपने, ये किसका ड्रीम था? किसी के लिए किया? जैसे होता है ना अपने घर वाले के, आपने जैसे अभी भी बताया अपने माँ बाप के सामने रखो, थोड़ा सा सोचो थोड़ा सा, तो आपने किसी के लिए कंप्लीट किया कि ये ड्रीम या खुद का ही था? मैं ये कहूँगा कि जब मैं छोटा था तब से मेरी माँ चाहती थी कि मैं बहुत अच्छे कॉलेज में पढूं। मेरा खुद का भी ये ड्रीम था और मेरे से ज़्यादा मेरी माँ का था। और लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं आगे जाके क्या पढ़ूंगा, क्या करूँगा। मैंने बस ऐसे ही एक बार स्कूल में जब मैं था तो हमारी स्कूल की ट्रिप गई थी महाबलेश्वर। तो मैंने जब जो बस जब शिवाजी नगर के रास्ते से गई पुणे में से, तो हमारे टीचर ने हमें कॉलेज दिखाया था खिड़की से बाहर कि वो देखो वो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन पुणे COEP, और ये महाराष्ट्र का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है और भारत का सेकंड ओल्डेस्ट कॉलेज है जो 1864 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो मैं कॉलेज की बिल्डिंग देख के बहुत इम्प्रेस हुआ एंड देन आई डिसाइड कि मैं इसी कॉलेज में जाऊंगा। तो फिर जब 10th में आया देन आई हर्ड अबाउट IITs कि इससे भी बड़ा कॉलेज, इससे भी बड़ा कॉलेज है। तो आई वाज काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड बाय इट। और उस टाइम पे इंटरनेट वगैरह ये था नहीं कुछ, तो आई जस्ट ओनली हर्ड थिंग्स अबाउट इट कि बहुत बड़ा कॉलेज होता है और बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं वो। तो आई हैड दैट ड्रीम कि नहीं फिर जाएंगे तो इसी कॉलेज में जाएंगे। तो वो एक आकर्षण या फिर वो आप में होना चाहिए, वो एक अट्रैक्शन, एक पुल कि यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज योर सेल्फ कि नहीं मैं ऐसी जगह जाऊंगा, पढ़ूंगा। और वो जब तक आप में वो ड्राइव नहीं होगा तो आप वो फिर आपको आपकी जो पढ़ाई है वो आपको बर्डन नहीं महसूस होगी। अगर आप में वो ड्रीम नहीं है तो एवरीडे आपको वो बर्डन फील होगा कि यार मुझे क्या रोज़ रोज़ पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप में अगर वो ड्राइव है कि आप किसी जगह पहुंचना चाहते हो तो फिर वो आपको वो चीज़ मोटिवेट करती रहती। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि द बेस्ट वे टू गेट एनीथिंग इट्स टू फर्स्ट डिजर्व इट। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो पहले आप उस चीज़ के लायक बनो। अगर आप उस चीज़ के लायक बनते हो तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली अपने आप मिलेगी। मतलब बच्चों देखो, सर ने पहले एक ड्रीम देखा था जो कि एक स्टेट के लिए लिमिट बोल सकता, सीमित है। मतलब महाराष्ट्र में COP कॉलेज महाराष्ट्र के लिए है, ऐसे मानूंगा मैं फिलहाल के लिए। लेकिन सर ने देखा कि यार इससे भी बड़ा कुछ होता है यार, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। सर ने सपना देखा और उसको साबित करके दिखाया। मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि अपने रतन टाटा साहब है, उन्होंने एक सेंटेंस बोला था जागवार कंपनी लेने के बाद कि मैं पहले डिसीजन लेता हूँ और मैं सही हूँ, उसको बाद में भी प्रूव करके दिखाता हूँ। तो ये लाइन मुझे आपके लिए बोलनी थी सर। पहले आपने 10th में जैसे कि बताया कि मुझे COP में पता लगा, बाद में IIT का पता लगा, इससे भी कुछ बड़ा होता है। तो आपने पहले डिसीजन ले लिया भाई और मुझे करना है और मैंने करके दिखाया है सर। तो वो लाइन मुझे बहुत याद आ रही है इस समय। तो वो सही था कि आपने ड्रीम देखा और उसके लिए कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रोज़ मरतबा उसको याद रखना पड़ता है कि यार मुझे COP जाना है, मुझे COP नहीं जाना है, मुझे IIT जाना है। तो वो हर रोज़ याद रखना पड़ेगा और उसके लिए भाई दौड़ना पड़ता है। पागलपन होना चाहिए कि मुझे कुछ भी करके कोई भी हालत में मुझे उसको अचीव करना है। लास्ट में एक सवाल है सर, आपको कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट की कहानी बतानी है जो आपके साथ जुड़ी हो,
जिसमें फिजिक्स में प्रिपरेशन करते समय जेई स्कोर इम्प्रूव किया हो? जैसे होता है ना, कुछ बच्चे आते हैं आपके पास, सर मेरा फिजिक्स कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अब करूँ, मैं स्टार्ट कर दूँ आज से, और बिल्कुल मेरा जब तक मैं रुकने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपसे टिप्स चाहिए। होता है कभी कभी कुछ स्टूडेंट की अप्रोच बहुत अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन वो सही ट्रैक पे नहीं होता है, और आपने उसको कुछ बोलने के बाद वो ट्रैक पे आके उसको सक्सेस मिला। ऐसे कोई स्टूडेंट की कहानी बतानी सर। एक्चुअली ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एडवाइस लेने आते हैं, मिलते हैं, और मैंने एक आधा स्टूडेंट का नाम भी बता सकते हैं? डेफिनेटली मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में ना काफ़ी ड्रास्टिक चेंज होते हुए देखा है, क्योंकि बच्चे जब 11th में आते हैं, दे आर जस्ट आउट ऑफ स्कूल, सो दे आर इनएक्सपीरियंस, तो उनको कुछ पता नहीं होता। यस। और फिर मैं वो ट्रांजिशन बहुत फैसिनेशन से देखता हूँ कि यार ये बच्चा 11th में ये करने आया था, फिर ये सीखा, फिर 12th में आया, फिर ये सीखा, और जब मैं बाद में मिलता हूँ बच्चों को, जब वो ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, तो समटाइम्स आई कांट बिलीव माई आइज़ कि यार ये बच्चा, ये जब 10th में आया था तो इसको कुछ नहीं आता था, आज ये डॉक्टर बन गया, आज ये IIT से इंजीनियर बन गया। तो जैसे मुझे एक स्पेसिफिक स्टूडेंट याद है, साक्षी, जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। तो साक्षी पवार नहीं, साक्षी अग्रवाल। अच्छा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, मैं कहूँगा ब्रिलियंट से ज़्यादा शी वॉज परसिस्टेंट। तो मैं सोचता हूँ कि जितने भी डाउट्स आज तक मुझे बच्चों ने पूछे, तो सबसे ज़्यादा डाउट साक्षी ने ही पूछे होंगे शायद। और साक्षी का ये रहता था कि शी वॉजन, अगर वो किसी कंसेप्ट को इमीडिएटली ग्रास्प नहीं कर पाई, तो उसका ये रहता था कि जब तक वो ग्रास्प नहीं करेगी वो उसको छोड़ती नहीं थी। उसका ये था कि अगर मेरी फ्रेंड को अगर इसका आंसर आता है तो मुझे भी आना चाहिए, एंड शी वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट। समटाइम्स आई यूज टू थिंक कि बेटा अगर आपसे नहीं वो क्लिक नहीं हो रहा तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट उसने कभी हार नहीं मानी उस मामले में। लाइक शी वॉज लाइक, नहीं सर आप मुझे फिर से एक बार बताओ, मुझे एक्सप्लेन करो, बताओ कौन सा बुक पढ़ना है, 2 बार लिखना है सर, मैं 4 बार लिखूंगी, लेकिन मुझे ये आना ही चाहिए। एंड इनिशियली जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कि एक होता है ना कि एक अपना प्री जजमेंट होता है कि ये स्टूडेंट कोशिश करके यहाँ तक जा सकता है, बट शी रियली सरप्राइज मी, और उसने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया सब्जेक्ट, एंड अल्टीमेटली उसने नीट एग्जाम क्रैक की, एंड शी वाज एबल टू गेट एडमिशन इनटू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी आल्सो, एंड आई रियलाइज कि आपके पास भले ही टैलेंट हो ना हो, लेकिन हार्डवर्क करने की तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है। आपके पास टैलेंट है, इट्स अ गुड थिंग, बट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट। यस। तो सर अभी तो हमारा सिलसिला, हमारे दोनों का सब्जेक्ट एक होने का सिलसिला चलता रहता है ना, अभी कहीं ना कहीं उनको एंड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस सेशंस को हम एंड कर रहे हैं, तो कुछ लास्ट में एक टिप्स, बस 2 शब्द में, ज़्यादा नहीं है, कुछ दे सकते हो तो देना है आपको। रिमेंबर, देर आर ओनली one way to get what you want in your life, and that is consistency. जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे, जो बचपन में अपन ने सीखा है ना, सुना है ना, जो स्टोरी जो मैं मेरी छोटी बेटी को भी कभी बताऊंगा, जो कछुए की और रैबिट की, खरगोश की जो स्टोरी हम सुनते हैं बचपन में, कि मैंने जब बचपन में ये स्टोरी सुनी थी तो आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट इट। मैं सोचता था कि खरगोश ही जीतेगा, अब क्या हुआ, वो थोड़ा उसने नींद ले ली तो वो फिर से जाग के फिर दौड़ेगा, कछुआ ही क्यों जीतता है। बट नाउ आई रियलाइज कि नहीं, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस। तो आपको लगे रहना है, रुकना नहीं है, लगे रहो, करते रहो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, लेकिन डेफिनेटली सक्सेस आपके हाथ लगेगा ही लगेगा, 101%। यू शुड बी वेरी 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 कंसिस्टेंट। तो इस सेशन को ख़त्म करते हैं सर। और सर ने इतना सारा आप लोगों को ज्ञान दिया है, और फिलहाल में हम लोगों ने ये जिसको ज़्यादा खींचा नहीं है, एक्चुअली तो बहुत सारी बातें होने वाली थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी एग्ज़ाम है 15 दिन के बाद, और अगर हम लोग इस समय खींचेंगे तो वो करेक्ट भी नहीं होगा। अगर बच्चों आपको ये सेशन सही में अच्छा लगता है तो शायद मैं दोबारा सर को गेस्ट बोल के इन्वाइट करके कुछ और भी इससे भी अलग तरीके से कुछ प्रॉपर गाइडेंस करने के लिए, क्योंकि अभी क्या हुआ सर कि बहुत सारी बातें करनी तो है, क्वेश्चन भी बहुत सारे हमारे पास, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है इस समय। तो इसीलिए अपन ने जितना हो सके उतना
कट टू कट क्वेश्चन पूछे, उतना ही जवाब चाहता था मैं, उतना ही आपसे जवाब ले लिए। कुछ टॉपिक को हमको डिलीट भी करना पड़ा क्योंकि पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर बच्चे की मांग रहती है तो शायद मैं आपको दोबारा ही इनवाइट करूंगा कि जैसे एग्ज़ाम होने के बाद बच्चों को डिटेल में भाई पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कुछ सवाल हो सकते हैं, सवाल पूछो, वो सवाल भी सर के सामने हम लोग रख सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को बताऊंगा मैं कि इस सेशन में बच्चों हमारा मकसद यही है कि बच्चों को मोटिवेशन मिले, उनके नंबर कैसे इंक्रीज हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की। भाई कोई भी चीज़ का अप्रोच किस लेवल पे होना चाहिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर का सबसे मेन अहम इस सेशन में बताने का कहना है कि भाई आप लोग बहुत ज़्यादा टैलेंट हो वो काम का नहीं है, बट आप पढ़ाई नहीं करो तो क्या करेंगे हम लोग। तो इसके लिए एवरेज भी बच्चा रहा तो उसको भी अच्छा खासा सक्सेस मिल सकता है, लेकिन उसके पास कंटिन्यूटी होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए। भाई कोई भी हालत में मुझे सवाल आना ही चाहिए, जब तक नहीं आता है तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स है जो टॉपिक आपके जो हो चुके हैं उन्हीं के ऊपर रिवीजन होना चाहिए। इस समय नए टॉपिक लोगे तो शायद आप फंस सकते हो, जो था हाथ में वो भी चला जाएगा और इससे आदमी डिमोटिवेट होता है कहीं ना कहीं। तो अगर आपको मोटिवेट रहना है तो जो टॉपिक हुआ उसी के ऊपर रिवीजन करो, नए टॉपिक को हाथ मत लगाना। एग्जाम पे जाते समय कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो थोड़ा सा रिवाइज करके चले जाओ। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, हम लोगों को तो एडवांस पे चले भी नहीं गए सर, अभी एडवांस तो बात ही बाकी है। तो इसके लिए मुझे लगता है स्पेशल सेशन लेना बहुत जरूरी है। तो ये एडवांस का अगर आपको सेशन चाहिए स्पेशल, अभी तो ओनली JEE मेन की ही बात हो गई, थोड़ी सी CET की बात की हम लोगों ने, लेकिन JEE एडवांस अगर आप पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए स्पेशल मैं सर इन्वाइट करूंगा। क्योंकि एक्चुअली हमारी बातें ऐसी हुई थी, पहले JEE बाद में एडवांस, वो तो बाकी है, अभी तो सफ़र बाकी है, लेकिन कोई बात नहीं है, अधूरा नहीं रखेंगे, उसको भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन बच्चों इस सेशन को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशन के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं, चलो बाय।